हो चुकी थी बयाना दुर्ग, और बयाना जो दुर्ग था अपना ये कहां पर है मित्रों, भरतपुर में है। कहां पर है मित्रों, भरतपुर में है। तो आपको ध्यान रखना है इस दुर्ग के उपनामों के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे। इस दुर्ग के उपनाम मैंने आपको बताया था, एक तो इस दुर्ग को कहते हैं मित्रों विजयगढ़। कौन सा गढ़ कहते हैं मित्रों, विजयगढ़। दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक इसको कहते हैं बाणासुर दुर्ग, और तीसरा इसको कहते हैं मित्रों सोनितपुर, और चौथा मित्रों इसको कहा जाता है सुल्तानकोट। क्या कहा जाता है मित्रों, सुल्तानकोट कहा जाता है। कौन से दुर्ग के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, कौन से दुर्ग को, बयाना दुर्ग को। और ये किसका नाम हो रहा है मित्रों आपको, बादशाह दुर्ग। ठीक है, तो चार नाम आपको याद रखने हैं मित्रों। विजयगढ़ इसी दुर्ग को नाम कहा जाता है, बाणासुर दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है, सोनितपुर दुर्ग भी इसे कहते हैं, सुल्तानकोट भी इसे कहते हैं, और बादशाह का दुर्ग भी कौन से को कहते हैं, बयाना दुर्ग को। ठीक है मित्रों, अब आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है निर्माता मित्रों, तो इस दुर्ग का जो निर्माता है, इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में यादव वंशीय शासक कौन था, विजयपाल। यादव वंशीय शासक था कौन, विजयपाल। विजयपाल ने इस दुर्ग का क्या करवाया था मित्रों, निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी पर, मान पहाड़ी, या इसको कह देते हैं अपन दमदमा की पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का मित्रों, बयाना के दुर्ग का। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, विशेष बातें। तो देखिए इसमें विशेष कौन कौन सी बातें हैं, इन्हीं पर चर्चा चल रही थी अपनी। तो विशेष पहली चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, बयाना का जो दुर्ग है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह दुर्ग अनगिनत मुस्लिम कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। अनगिनत मुस्लिम कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार बड़ा नरसंहार हुआ था। उस समय मुस्लिमों को बड़ा नरसंहार हुआ था, उनको दफनाने के लिए 2 इंच या 2 गज जमीन कम पड़ गई थी। तो आपको याद रखना है ऐसा दुर्ग कौन सा है राजस्थान में जो मुस्लिम कब्रों के लिए प्रसिद्ध है, अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपको ध्यान रखना मित्रों, वो कौन सा आपका, बयाना का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बयाना का दुर्ग है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, गुप्तकालीन सिक्कों, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों के भंडार मिले हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों के भंडार मिले हैं। तो मित्रों सोने के सिक्कों के भंडार कौन से दुर्ग से प्राप्त हुए, वो भी कौन से, तो आपको ध्यान रखना है गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो कौन से दुर्ग से प्राप्त हुए, तो वो कौन से दुर्ग से प्राप्त हुए, आपके बयाना के दुर्ग से। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, मध्यकाल के समय इस क्षेत्र में, कौन से समय में, मध्यकाल में यह क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए मित्रों, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको ध्यान रखना है नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो बयाना है। और का जो उल्लेख किया डच यात्री था फ्रैंको पेल्सर्ट, और फ्रैंको पेल्सर्ट आया था बयाना की यात्रा पर। तो उन्होंने अपने बयाना की यात्रा की, तो तब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया गया था मित्रों कि मध्यकाल में बयाना के क्षेत्र में कौन सी खेती होती थी, नील की खेती होती थी। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन इसके दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। उसके बाद मित्रों आपको हेडिंग डालनी है बयाना दुर्ग के दर्शनीय स्थल, इंपॉर्टेंट है। तो पहला दर्शनीय स्थल आपको याद रखना है मित्रों, इसमें पहला दर्शनीय स्थल है, आपको ध्यान रखनी है भीमलाट। एक तो आपकी ईसरलाट है मित्रों, ईसरलाट तो जयपुर सरगासूली में है, आपको ध्यान रखना है। भीमलाट कहां पर है, कौन से दुर्ग में, तो आपके बयाना में है। कौन से में है, बयाना में। अब इसके बारे में आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। इस लाल पत्थर से एक विशाल इमारत बनी हुई है, और उस विशाल इमारत का नाम दिया गया है भीमलाट।
और इस भीमलाट का जो निर्माता आपसे पूछा जाता है मित्रों तो विष्णुवर्धन था। तो भीमलाट का निर्माता कौन हो जाएगा मित्रों? विष्णुवर्धन के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? भीमलाट का। नोट डाल के लिख लेना, शिल्प कला की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? शिल्प कला की दृष्टि से इसे कुतुब मीनार से भी क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। शिल्प कला की दृष्टि से कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ कौन सी इमारत को माना गया है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, श्रेष्ठ इमारत माना गया है कौन सी को? आपकी भीमलाट को। ये भीमलाट कौन से दुर्ग में हो गई मित्रों? बयाना में है। कौन से में? आपके बयाना दुर्ग में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, ऊषा मंदिर, या इसको अपन दूसरा नाम दे देते हैं ऊषा मस्जिद। अब आप कह रहे होंगे सर ये ऊषा मंदिर और मस्जिद का लॉजिक क्या है? मंदिर कभी मस्जिद नहीं हो सकती। देखिए तो इसमें क्या दो तीन चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। भरतपुर शासक था लक्ष्मण सिंह। भरतपुर शासक कौन था मित्रों? लक्ष्मण सिंह। और उस लक्ष्मण सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था चित्रलेखा रानी। कौन सी रानी थी? चित्रलेखा। और उस चित्रलेखा के द्वारा मित्रों यहां पर आपको ध्यान रखना, चित्रलेखा के द्वारा ऊषा मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण। तो ऊषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों आपको याद रखना, भरतपुर शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह की रानी कौन थी? चित्रलेखा। चित्रलेखा के द्वारा क्या करवाया था? आपका ऊषा मंदिर का क्या करवाया गया था मित्रों? निर्माण करवाया गया था। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ मित्रों? इसी ऊषा मंदिर को इल्तुतमिश ने इस पर क्या किया मित्रों? आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, और यहां पर जब आक्रमण किया तो मित्रों इस ऊषा मंदिर को बदलकर इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? ऊषा मस्जिद कर दिया। तो अब आपसे पूछा जाता है ऊषा मस्जिद कहां पर है? तो बयाना में है। कहां पर है? बयाना में है। ऊषा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। और ऊषा मंदिर का निर्माण किसने किया? लक्ष्मण सिंह की पत्नी कौन थी? चित्रलेखा। लेकिन पुणे जाट शासकों ने मित्रों इसे ऊषा मंदिर में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ये आपके कौन सा हो जाता है? ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, विजय स्तंभ। अब ये वो विजय स्तंभ नहीं है चित्तौड़गढ़ वाला, आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि विजय स्तंभ के नाम से आप प्रश्न गलत करने की पूरे चांस रहते हैं। तो देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कौन से दुर्ग में है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन से दुर्ग में है? आपके बयाना के दुर्ग में। ठीक है। कौन से दुर्ग में है? बयाना के दुर्ग में है। ये जो विजय स्तंभ है ये गुप्तकालीन है। कौन से समय का है? गुप्तकालीन विजय स्तंभ है साहब आपका। कौन सा? ये विजय स्तंभ। और इसका निर्माण करवाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था मित्रों? समुद्रगुप्त के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। किसका? आपके विजय स्तंभ का। किसका करवाया गया था? विजय स्तंभ का। दो चीज और आपको याद रखनी है इस दुर्ग के अंतर्गत। एक तो है लोधी मीनार। कौन सी है दोस्तों? लोधी मीनार। और एक आपको ध्यान रखनी है अकबर की छतरी, अकबरी छतरी। ये दर्शनीय स्थल है मित्रों कौन से दुर्ग में? आपके बयाना। बयाना का दुर्ग ये हो जाता है आपका बयाना दुर्ग कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बैर का किला। अब आपको याद रखना है मित्रों, ये बैर का जो किला है, ये बैर का जो किला है ये कहां पर है मित्रों? भरतपुर में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इस दुर्ग का जो निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इस दुर्ग का निर्माता कौन था? तो आपको ध्यान रखना है जाट शासक बदन सिंह के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? बैर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है डीग का दुर्ग। और डीग का जो दुर्ग है मित्रों, ये डीग का जो दुर्ग है ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है डीग भरतपुर में है। कहां पर है? डीग भरतपुर में। डीग भरतपुर को ही जल महलों की क्या कहा जाता है मित्रों? नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। हाँ वंदना जी बिल्कुल, इल्तुतमिश ने ऊषा मंदिर को तोड़वाकर ऊषा मस्जिद में परिवर्तित किया था। उसके बाद जाट शासकों ने उस मस्जिद को परिवर्तित करके किसमें परिवर्तित कर दिया था? मंदिर में। ठीक है।
अब डीग का जो किला है इसका भी निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना है मेरे मित्रों, इसका भी निर्माता है आपका कौन, बदन सिंह। कौन है मित्रों, बदन सिंह। अब इसमें जो दर्शनीय स्थल है वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है सूरजमल महल, तो सूरजमल महल है जो कौन से दुर्ग में, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों डीग दुर्ग में है। कौन से में, डीग दुर्ग में है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों भाई की छतरी, तो भाई की जो छतरी है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में, डीग दुर्ग में। ये बयाना का दुर्ग कंप्लीट हो जाता है, बेर का कंप्लीट हो जाता है, और कौन सा दुर्ग हो जाता है, डीग का दुर्ग कंप्लीट हो जाता है।